नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इंडिया ने एक बार फिर से सभी को सरप्राइज किया है विद इट्स जीडीपी ग्रोथ रेट नंबर्स। इसमें आरबीआई का जो एस्टीमेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 8% का एस्टीमेट बताया जा रहा था फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जिसमें हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं एज पर एसबीआई एंड एज पर वेरियस अदर एजेंसीज जो कि इंडिया की इकोनॉमी को मॉनिटर करती हैं, उनका यह कहना है कि इकोनॉमी की वृद्धि अप्रॉक्सीमेटली 8.5% दर से हमें देखने को मिली है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है कल ही से ये सामने आना शुरू हो गई थी। जीडीपी ग्रोथ टू बी हायर देन आरबीआईज एस्टिमेट ऑफ 8% फॉर दी जून क्वार्टर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज अप्रैल में जून 2023 की तिमाही की यहां पर बेसिकली बातचीत हो रही है। यहां पर भी देख पाएंगे डेक्कन हेरल्ड ने भी इसको कवर किया। इंडियन इकोनॉमी लाइकली ग्रू एट 8.5% इन दी अप्रैल जून क्वार्टर। ये अलग अलग एजेंसीज के द्वारा दावे किए जा चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इसके जस्ट पहले, आज से लगभग एक महीना पहले की बात है, आईएमएफ ने भी इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट था उसको इन्होंने अपग्रेड किया था। ये वाला फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के पहले आईएमएफ के द्वारा जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट दिया गया था वो 5.9% का था। लेकिन पिछले महीने जुलाई 26 को आईएमएफ ने अपनी नई रिपोर्ट पेश करी थी जिसमें कि इन्होंने इस पूरे वित्तीय वर्ष का जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट था उसको अपग्रेड करके 6.1% कर दिया था। तो उसी का हम लोग एक तरीके से एविडेंस देख रहे हैं, बिकॉज Q1 में ही हमें एक सिग्निफिकेंट अपटिक देखने को मिला है इन इंडियाज जीडीपी ग्रोथ नंबर्स। बात करेंगे कि किस बेसिस पे जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इतनी शानदार देखने को मिल रही है, एंड ऑल्सो डिस्कस ये भी किया जाएगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इसी साल शायद जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारा जो आखिरी जीएस का उड़ान बैच है वो शुरू होने वाला है फ्रॉम दी 1st ऑफ सितंबर। यदि आपने इसमें एनरोलमेंट नहीं करी है, अभी जाइए एनरोलमेंट कर लीजिए, सो दैट आप जो अपनी जीएस की तैयारी है उसको लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा कर सकें। इसको एनरोल करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मात्र 8,420 रुपए पे करते हुए आप इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो इसमें ऑप्शनल को कंबाइन करके भी ले सकते हैं इन ओनली 14,300 रुपीज। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप एनरोल करते हैं तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी तैयारी में कभी हेल्प करी है, सो प्लीज डेफिनेटली यूज माय कूपन कोड अनि यूपीएससी। इसके अलावा पाथफाइंडर पास भी हमने अनाउंस किया है, आप चाहते हैं तो इसको जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। ये 2 साल का पास है जिसकी वैधता 24 मंथ्स होने वाली है, और इसमें जो भी नई ऑफरिंग्स पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आएगी वो सारी की सारी ऑफरिंग्स आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है, देखिए आरबीआई के द्वारा जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जो कि जून के महीने में लाया गया था उसमें आरबीआई ने एक फोरकास्ट दिया था। फोरकास्ट के अनुसार आरबीआई का कहना था कि अप्रैल जून के क्वार्टर में जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी वो 8% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आरबीआई ने कहा था कि 8% के नीचे नीचे ही हमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। लेकिन बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग एसबीआई, उनका यह कहना है दैट द एक्चुअल ग्रोथ कुड बी हायर एट अराउंड 8.3% टू 8.5%। बाय द वे आपको बता दूं कि जो ऑफिशियल डेटा है वो आरबीआई के द्वारा 31 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। तो ये जो मिस्ट्री बनी हुई है ये ऑब्वियसली तब जाकर के क्लियर हो जाएगी। सो 9 डेज फ्रॉम टुडे, 8 डेज फ्रॉम टुडे इनफैक्ट आपको ऑफिशियल डेटा भी मिल जाएगा। नाउ हुआ क्या है कि एसबीआई और इकरा के द्वारा इस एस्टीमेट को सपोर्ट किया गया है। एसबीआई को तो आप सभी लोग जानते ही हैं, भारत का जाना माना बैंक है, लेकिन इकरा के द्वारा भी इस एस्टीमेट को सपोर्ट किया गया है। इकरा दोस्तों मूडीज का अगर आपने नाम सुना होगा तो मूडीज की बेसिकली आप ये कह लीजिए कि इंडिया सब्सिडरी की तरह काम करती है। इकरा लिमिटेड जो कि एक इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मानी जाती है। इन दोनों ने ही अपने रिपोर्ट्स में इस चीज को कहा है कि हमें ज्यादा बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी इन दी करंट क्वार्टर
एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल कि जो सेंटर और स्टेट्स के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है पिछले इस तिमाही में, वो एक्चुअल में अपेक्षाओं से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर किया गया है। ये जो हाई केपेक्स हमें देखने को मिलता है, इसमें इनके द्वारा कहा गया है देयर हैज बीन अ सर्ज in capital expenditure in Q1 with the central government spending almost 27.8% of its budgeted amount in only the first 3 months, while states have spent almost 12.7% of their budgeted amount in the first 3 months। देखिए, अगर केपेक्स बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इससे प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलता है, तो उसके द्वारा भी निवेश यहां पर बढ़ जाता है। ये क्योंकि देखने को मिला है, इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो हमें ग्रोथ है पहली तिमाही में वो मिनिमम 8.3% की देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सडनली इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा है? देखिए, इसके पीछे दो कारण है। एक तो अगले साल लोकसभा के चुनाव भी हमें देखने को मिलने वाले हैं, उसके अलावा हमें बहुत सारे राज्यों में भी हमें चुनाव देखने को मिलने वाले हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो बिकॉज इन इलाकों में हमें बेसिकली इलेक्शंस देखने को मिलने वाली है, इसकी वजह से भी हमें सडन जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ है ये देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो यहाँ पे आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, आईएमएफ के रिपोर्ट ने भी सिमिलर आर्गुमेंट्स को पेश किया था। दे हैड आल्सो सेड कि जो इंडिया में हम जो हमारी रिपोर्ट का जो हम लोग इंडिया की जीडीपी नंबर्स को अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम 5.9 to 6.1%, ये भी इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इंडिया में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इसमें इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी कमेंडेबल बात है कि इंडिया जो कि एक तरफ अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, उसके साथ साथ में इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने यहाँ पे रोकथाम नहीं लगाई है। हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा पा रहे हैं। ये एक्चुअल में इकोनॉमी में बहुत ही मुश्किल होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज यहाँ पे फेल कर रही हैं, अच्छे से काम नहीं कर पा रही। आपके सामने ही है, आप कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी को ले लीजिए, अमेरिका का 24 का जो ग्रोथ फोरकास्ट आईएमएफ के अकॉर्डिंग 1% है, जापान का 1% है, यूके का 1% है, रशिया का 1.3, ब्राजील का 1.2, साउथ अफ्रीका का 1.7। केवल एक चाइना का थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी में और दिक्कतें चल रही हैं। सो ये जो बैलेंस इंडिया ने क्रिएट किया है, मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड स्टिल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, यहां पर एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मैं कहना चाहूंगा। अगर बात करें कि क्या कारण रहे हैं कि इंडिया की जो एक्सपेक्टेशन है जीडीपी नंबर्स की वो सडनली इतनी बढ़ने वाली है, तो देखिए दो बड़े प्रमुख कारण सामने आते हैं। नंबर 1 तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हमें बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर आप लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, इसको मापने का जो तरीका है दैट इज दो योर परचेजर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जिसको हम लोग पीएमआई बोल देते हैं। तो इंडिया के पीएमआई को लेकर जो लेटेस्ट नंबर सामने आए हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो, जून महीने में हमारा पीएमआई जो था वो 57.8 था। जुलाई में जरा सा नीचे आया है, 57.7 पे आया है, लेकिन फिर भी अगर ये 50 के ऊपर रहता है तो ऑटोमेटिकली ये बताता है कि हाँ जी, जो हमारा सेक्टर है इसमें एक्सपेंशन देखने को मिल रही है, ना कि कंट्रैक्शन देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में एक आपको एविडेंस है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सही तरीके से चल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि साथ में ये तो केवल मैन्युफैक्चरिंग की कहानी थी, इवन सर्विसेज सेक्टर का जो हमारा पीएमआई है ये भी 13 ईयर के हाई पे चल रहा है, जिसका 62.3 हमें आंकड़ा देखने को मिला है। ये भी बहुत बड़ी बात है। जून में ये आंकड़ा 58.5 पे था, लेकिन जुलाई में ये आंकड़ा सडनली बढ़कर 62.3 हो चुका है। इनफैक्ट इसमें इंडिया के जो फर्म्स हैं वो नॉन ट्रेडिशनल पार्टनर्स को अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूएई जैसे देशों में अब इंडिया के जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं उसकी हमें सडन अपटिक देखने को मिल रही है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमें यहां पे सडनली ये सारा का सारा जो ग्रोथ है वो देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले साल यानी कि FY22 में जो हमारा FY22-23 का जो पहला तिमाही था उसमें अप्रैल जून क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ असल में काफ़ी कम थी, तो लो बेस का इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आज ये कहा जा रहा है कि हम लोग 8-8.5% से ग्रोथ कर रहे हैं। ये ऑब्वियसली बहुत बड़े नंबर्स हैं, दुनिया में कोई भी मेजर इकोनॉमी इतने बड़े नंबर से ग्रो नहीं करती, लेकिन इंडिया का जो लो बेस इफेक्ट था पिछले साल का, उसकी वजह से भी हमें ये वाली डेवलपमेंट देखने को मिल रही है।
लास्ट क्वेश्चन कि क्या इंडिया जर्मनी को इस साल टेक ओवर कर पाएगा? कुछ कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है, अभी तक इस चीज को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। ऑब्वियसली यूके को तो हमने पिछले साल ही ओवरटेक कर लिया था। आपको मालूम होगा कि इंडिया जो है वो यूके से अब कंफर्टेबली काफी आगे निकल चुका है। एंड कंसिडरिंग कि यूके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इंडिया एक्सपैंड कर रहा है, तो ये वाला जो गैप है ये दोनों देशों में बढ़ने ही वाला है। टॉकिंग अबाउट जर्मनी, तो जर्मनी को लेकर कहा जा रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस साल शायद इंडिया एक बार जर्मनी को ओवरटेक करके नंबर 4 पे आ जाएगा। शायद सस्टेन ना कर पाए क्योंकि अभी जो है जर्मनी में थोड़ी कंट्रैक्शन हमें देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी ट्रेंड्स, लेकिन इवेंचुअली तो ऑब्वियसली देखो इंडिया ने करना ही है। लेकिन इस साल कहा जा रहा है कि एक बार के लिए शायद इंडिया जर्मनी को सरपास कर सकता है बिकॉज जर्मनी में हमें कंट्रैक्शन देखने को मिली है। आपको याद होगा उन्होंने पहले 0.5% से उनकी जीडीपी में कंट्रैक्शन हुई थी और उसके बाद 0.3% से जीडीपी में कंट्रैक्शन हुई थी, जिसकी वजह से जर्मनी रिसेशन, जर्मनी में मंदी प्रॉपरली अनाउंस कर दी गई थी। ये मई महीने की खबर है। तो हो सकता है कि हम लोग शायद इस बार एटलीस्ट एक बार इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के जो नंबर को शायद टच कर सके। देखते हैं क्या होता है। आपकी दोस्तों क्या राय है इस पे, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे डेमो सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज इनको जरूर जाकर के चेकआउट कीजिए, और हमारी पाथफाइंडर की पर्सपेक्टिव सीरीज को अगर आपने नहीं चेकआउट किया है इसको भी देखना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।